नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टॉप 100 एमसीक्यू कर रहे हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और ये जो क्वेश्चन है आपके रेलवे के सभी एलडीसी डिपार्टमेंटली एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। हर एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ग भाग 17 में। संघ की भाषा के बारे में संविधान के किस अध्याय में उल्लेख है? तो अध्याय 1 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 120 ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ख अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? संघ की राजभाषा की अगर बात की जाए तो इसका अनुच्छेद 343 में। विधानमंडल की राजभाषा की अगर बात की जाए भाषा के संबंध में तो ये हो गया अनुच्छेद 210। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 344। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 345। नेक्स्ट देखिए, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर के अनुच्छेद 346। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 346 आर्टिकल 346। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ अनुच्छेद 347। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ख अनुच्छेद 348 में। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यादन अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 350। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के 351 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी राजभाषा तो हिंदी होगी, लेकिन लिपि कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ग देवनागरी लिपि होगी। नेक्स्ट देखिए, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। 20 तो होंगे लोकसभा के, प्लस 10 होंगे राज्यसभा। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति रेल कार्यालय का निरीक्षण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर क दूसरी उपसमिति। नेक्स्ट देखिए, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर घ यानी कि 20। लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में
राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से और 20 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा से। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं का उल्लेख है। कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। भारत के संविधान के भाग 17 में राजभाषा के प्रायोजन के लिए कितने अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर के 9 अनुच्छेद है। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा अधिनियम कब बना? राजभाषा अधिनियम की बात की जाए तो यह आपके 1963 में बना। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से तैयार या जारी या निष्पादित किया जाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ग धारा 3 सेक्शन 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार को। किसको की गई है? केंद्र सरकार को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की कौन कौन सी धाराओं के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ग धारा 6 और धारा 7 के। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ग 1967 में। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश किस वर्ष की 27 अप्रैल को जारी हुए थे? तो 1960 27 अप्रैल 1960 को जारी हुए थे। राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किए गए थे? तो यह 1968 में प्रकाशित किए गए थे। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा नियम कब बने थे? तो राजभाषा नियम जो बने थे ये आपके 1976 में बने थे। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। राजभाषा नियम में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर घ 1987 में। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा नियम का विस्तार किस राज्य पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ख तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य पर राजभाषा नियम का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ख 3 क्षेत्रों में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो अंडमान निकोबार आता है आपके के क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो हिमाचल प्रदेश भी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दमन और दीव राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए ये आपके ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ख क्षेत्र में। मेघालय राज्य राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन ग क्षेत्र में। गोवा राज्य राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो गोवा आपके ग क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो ये तमिलनाडु भी आपके ग क्षेत्र के अधीन आता है। नेक्स्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश और राज्य राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो अरुणाचल प्रदेश ग क्षेत्र में आता है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आता है। हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम की किस नियम संख्या में शामिल है? तो नियम संख्या 10 में शामिल है।
नेक्स्ट देखिए, हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा राजभाषा नियम की किस नियम संख्या में शामिल है? तो ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियम संख्या 9 में शामिल है। केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने डैश प्रतिशत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। यानी कि 80% हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, हिंदी को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? नेपाली, उर्दू, भोजपुरी, सिंधी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ग, भोजपुरी भाषा जो है 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 22। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। राजभाषा नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन किस भाषा में कर सकता है? तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में कर सकता है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट, यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके समतुल्य अथवा उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, तो उसे निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा? हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके समतुल्य अथवा उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम के साथ उत्तीर्ण कर ली है, तो उसे निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा? हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा। नेक्स्ट है, मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि की भाषा के बारे में राजभाषा नियम के किस नियम संख्या में उल्लेख किया गया है? तो नियम 11 में उल्लेख किया गया है। राजभाषा नियम संख्या 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के संबंध में जारी निर्देशों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग का क्या नाम था? खैर आयोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री बाल गंगाधर खैर। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। हिंदी प्रबोध परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि क्या है? ऑप्शन के इसका राइट आंसर होगा 1600। हिंदी प्रवीण परीक्षा में 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलने वाले पुरस्कार राशि क्या है? यहाँ पर है प्रवीण परीक्षा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर के 1800 रुपये। नेक्स्ट देखिए, हिंदी प्राज्ञ परीक्षा में, हिंदी प्राज्ञ परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? 2400 रुपये। हिंदी टंकन परीक्षा में 97% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? 2400 रुपये। हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? तो 2400 रुपये इसकी राशि है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी प्रयत्नों से हिंदी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाले एक मुश्त पुरस्कार की राशि 1600 रुपये है। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार शहडोल के रेल कार्यालय से दक्षिण पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय को कितने प्रतिशत मूल पत्र हिंदी में भेजा जाना अपेक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन घ 100%। नेक्स्ट,
निजी प्रयत्नों से हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाले एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? 2400 रुपये हो जाएगी। निजी प्रयत्नों से हिंदी टंकन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाले एक मुश्त पुरस्कार की राशि, ऑप्शन घ हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1600 रुपये। निजी प्रयत्नों से हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाले एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? तो ऑप्शन के इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं? 3 उपसमितियां हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? 3 महीने में एक बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि तो 6 महीने में एक बार होगी। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? 12। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये गृह मंत्रालय तैयार करता है। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार ली जाती हैं? 2 बार ली जाती है। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो प्राज्ञ पाठ्यक्रम जो है निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम है। सामान्य कार्य के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य देखने वाले कर्मचारी को प्रति माह कितना मानदेय दिया जाता है? 600 रुपये। अंशकालिक हिंदी पुस्तकाध्यक्ष को प्रति माह कितना मानदेय दिया जाता है? 1000 रुपये। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोर्डों को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद में हिंदी और फिर अंग्रेजी। नेक्स्ट देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो एकमात्र विदेशी भाषा है नेपाली, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। रेल के प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? महाप्रबंधक, जीएम। यहाँ हो जाएगा आपके डीआरएम, डिविजनल रेल मैनेजर। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो धारा 8 में यह शक्ति दी गई है। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए चालू की गई योजना कौन सी है? तो ऑप्शन खे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना। नेक्स्ट, मौलिक कथा और कहानी संग्रह या उपन्यास लेखन हेतु चलाई गई योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन खे इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना। मौलिक काव्य गजल संग्रह हेतु चलाई गई योजना का नाम मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यरत हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गे नियम 8 के सेक्शन 1 में। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के किस कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूपों और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख नियम 11 सेक्शन 2। नेक्स्ट देखिए, रेलों की हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित मौलिक लेख कहानी नाटक के लिए रचनाकारों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि कितनी है? 1000 रुपये। रेलों में हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित मौलिक कविता पुस्तक समीक्षा के लिए रचनाकारों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि कितनी है? 400 रुपये। नेक्स्ट है, रेलों की हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित मौलिक कार्टून चित्र के लिए कार्टूनिस्ट या चित्रकारों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि कितनी है? तो यह है 300। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सदस्य सचिव कौन होते हैं? तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा निदेशक राजभाषा। हिंदी में कार्य साधक ज्ञान रखने वाला कर्मचारी अधिकारी किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकेगा जब वह दस्तावेज डैश प्रकृति का हो, यानी विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 सेक्शन 3 के अनुपालन का दायित्व किसको सौंपा गया है? ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को सौंपा गया है। भारत सरकार के कार्यालयों में उपयोग में आने वाली कैसी रबर की मोहरें प्रयोग में लाई जाएंगी? हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी जो मोहरें होंगी वो काम में लाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्राप्त 100% पत्रों के उत्तर किस भाषा में दिए जाने चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर हिंदी में दिए जाने चाहिए। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की वेबसाइट में उपलब्ध सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्र इसका नाम है, जहां पर अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया जाता है। भारत की भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है लीला। हिंदी स्पीच को हिंदी टेक्स्ट में बदलने के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर का नाम श्रुत लेखन राजभाषा है। हिंदी टेक्स्ट को हिंदी स्पीच में बदलने के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? प्रवाचक राजभाषा। देखिए, हिंदी स्पीच को हिंदी टेक्स्ट में बदलना है तो श्रुत लेखन, यानी कि बोल करके हम लिख रहे हैं तो श्रुति लेख कर रहे हैं, और लिखने को टेक्स्ट को स्पीच में बदल रहे हैं यानी वाचन कर रहे हैं तो प्रवाचक। हम इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019 और 2020 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कै क्षेत्र के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? तो 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कै क्षेत्र से ख क्षेत्र के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन क 100% निर्धारित है। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 19-20 में के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कै क्षेत्र से ग क्षेत्र के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? 65%। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 19-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कै क्षेत्र से कै क्षेत्र और ख क्षेत्र के राज्य क्षेत्र के कार्यालय और व्यक्ति के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? तो 100% इसके लिए पत्राचार निर्धारित है। नेक्स्ट, हिंदी के प्रयोग के लिए 19-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में प्राप्त किए कितने प्रतिशत पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है? तो 100% का। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कै क्षेत्र में हिंदी टिप्पणी का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ग 75%। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र के हिंदी टिप्पण का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? तो 50% इसका निर्धारित है। नेक्स्ट, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र में हिंदी टिप्पण का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? 30%। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र से कै क्षेत्र में के लिए हिंदी का कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? 90%। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र से ख क्षेत्र में हिंदी में कितना मूल पत्राचार के लिए निर्धारित है? तो 90%।
नेक्स्ट देखो, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र से ग क्षेत्र के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? तो ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 55%। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र से क क्षेत्र और ख क्षेत्र के राज्य संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय व्यक्ति के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क क्षेत्र में कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद का कितना प्रतिशत निर्धारित है? तो 100% इसके लिए निर्धारित है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क क्षेत्र में नागरिक चार्टर और जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी होने के लिए कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? 100%। निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 सेक्शन 3 के अंतर्गत शामिल है? अभिआवेदन। निम्नलिखित में से किसमें केवल एक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? टिप्पणी में किस क्षेत्र के गंतव्य के पास पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है? गैर क्षेत्र को। वर्ष जो भी क्षेत्र जो हैं आपके गैर क्षेत्र में आते हैं उनके पास पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है। वर्ष 2019-20 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में उल्लेखित लक्ष्य के अनुसार बिलासपुर से नागपुर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय को कितने प्रतिशत मूल पत्र हिंदी में भेजे जाने चाहिए? तो 100%। साथ ही आप कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप भी जेईई पीवे एलडीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर का सेट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप जेईई टीएमसी या टेक्नीशियन 3rd इसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी के नोट्स के लिए एमसीक्यू नोट्स के लिए आप हमें नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं या फिर 9079548676 पर भी मैसेज कर सकते हैं। यकीन मानिए आपको ये नोट्स जो हैं आपके आने वाली एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही आप राजभाषा की प्लेलिस्ट ओपन करके सारे वीडियो देख लोगे तो राजभाषा का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, और आप चाहें तो राजभाषा के भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपके राजभाषा के लगभग 8-10 पीडीएफ मिल जाएंगे।